जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का हर बार की तरह एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज के करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक पॉजिटिविटी देखें। दोस्त, संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक किसी का बाप भी आपको नहीं हरा सकता। बात में बहुत ज्यादा सटीकता नजर आती है। याद रखिएगा, जीवन में जब आप अपने आप से नहीं हार जाएंगे तब तक आप हार नहीं सकते। तो इसीलिए जीवन में अपने आप से ना हारे, मनोबल बढ़ाए रखें, दृढ़ संकल्पित होकर समर्पित होकर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में भारत सरकार की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार राज्य की किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है। तो कोसी मेची संपर्क परियोजना इसका नाम है, जिसको बहुत ही शिद्दत के साथ कार्य में संचालित किया जा रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। रोशनी देवांगन ने बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो कल यानी लास्ट डे मैंने प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो मैं आप सभी को बता दूं, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 के आसपास। ठीक है, चलो। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे है? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है या उस सभ्यता को संबोधित किया जाता है जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि इससे पहले हमने जीएस की क्लास में, इतिहास की क्लास में जाना था कि मगध साम्राज्य के एक शासक हुए अशोक। उस शासक के जो शिलालेख मिले हैं उसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था। तो इसके खोजकर्ता आपको बहुत सारे मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जैसे लोथल है। लोथल जो है रंगपुर में मिला है। एक आपका पोर्ट है, एक बंदरगाह है। रंगनाथ राव ने जो है गुजरात के लोथल में मिला है, रंगपुर नहीं। रंगनाथ राव उसके क्या रहे हैं? खोजकर्ता रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे साक्ष्य हमें मिलेंगे जिससे हमें यह पता चलता है कि यह सभ्यता थी और कुछ लिखित प्रमाण भी मिलते हैं। कल मैं उसका फोटो लगा के आपको दिखा भी दूंगा। उससे यह पता चलता है कि लिखना पढ़ना जानते थे लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, अनुमान बहुत सारे लोगों ने लगाया है। वैसे हाँ, लोग वैसी लिपि देखकर खुद भी पढ़ लेते हैं, बोले अरे यही तो लिखाया होगा, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। नीचे में वही चीज लिखी होगी, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इसलिए निर्माण का इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और रोशनी देवांगन ने प्रोटो हिस्टोरिक एरा बिल्कुल सही कहा है। आद्य ऐतिहासिक काल बिल्कुल सही कहा है। वेरी गुड रोशनी, है ना। रोशनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। एसएससी व्यापम जैसे एग्जाम में बहुत बार इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आज के दिन बाघ के संरक्षण का अवेयरनेस फैलाया जाता है। खासतौर से बाघों की गिरती हुई संख्या को अवेयर कराकर लोगों तक पहुंचाकर उनके संरक्षण पर कार्य किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में 2 से 4 महीने पहले आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के तखतपुर रीजन में जो है एक बाघ घूम रहा है, उसने एक गाय को खा लिया। इस प्रकार से तो बाघ जो होता है बेसिकली वो एक शिकारी
जानवर है, उसका नेचर ही है शिकार करना। अब उसको जंगल का क्षेत्र मिलेगा तो वो शिकार करेगा, और नहीं मिला तो वो जो है क्या करेगा, आसपास के क्षेत्र में अपना खाना और भोजन ढूंढेगा। तो बाघ इस दिन मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती आबादी को रोकना और उनके आवासों को सुरक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। तो ये बाघ जो है वापस जंगल की तरफ जा चुका है, जो तखतपुर में घूम रहा था। तो टेंशन मत ले तखतपुर वाले कि हमारे यहाँ अभी भी बाघ है क्या। चलो, और हम भारत की स्थिति देख लेते हैं इसी के साथ साथ। 3682 भारत में बाघों की संख्या है, जो कि दुनिया का लगभग 75% बाघ की आबादी है। देश में बाघों के संरक्षण के लिए कई पहल की जा रही है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व और ये सारे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 के एक ही संस्करण में महिला एकल वर्ग में किस भारतीय जोड़ी ने 2 पदक जीते हैं। अब एक टूर्नामेंट में 2 खिलाड़ी गए हुए हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, और दोनों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके इस उपलब्धि को हासिल करी है, जिसमें इनका नाम है तान्वी शर्मा और वेनेला कलगोटला। ठीक है, ये दोनों खिलाड़ियों ने कीर्तिमान रचा है। तान्वी शर्मा और वेनेला गोटकला ने कांस्य पदक जीता है। इन दोनों ने इंडोनेशिया बैडमिंटन संघ के द्वारा आयोजित कराया जा रहा था इंडोनेशिया में 23 से 27 जुलाई के बीच में अंडर 19 कैटेगरी का ये टूर्नामेंट था। तान्वी शर्मा ने यिन की यिंग को हराया है, और 35 मिनट तक इसको पढ़ लेते हैं। दुनिया की नंबर जूनियर खिलाड़ी टूर्नामेंट की दूसरी वरीयता प्राप्त तान्वी शर्मा है, और तान्वी शर्मा को सेमीफाइनल में चीन की यिन यी किंग ने हरा दिया, तो इन्हें कांस्य पदक प्रदान किया गया है। वैसे ही वेनेला कलगोटला है, ये ल्यूसिया से इनका सामना हुआ, लेकिन वह मैच हार गई, तो इन्हें कांस्य पदक मिला है। ये दोनों खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन एशिया बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन एशिया लिखा गया है, वो ट्रांसलेट करते हुए गड़बड़ हो गया होगा। तो 1959 में इसकी स्थापना हुई है। मलेशिया कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय है। एंटोन आदित्य सुबोवो इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में रहा। हाल ही में लोकसभा में बेहतर काम करने पर कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो टोटल 17 सांसदों को, कितने 17 सांसदों को, 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है तो मैं आप सभी को बता दूं। यहां लिखाया हुआ है साफ साफ, बहस करना, प्रश्न पूछना, बिल लाना, समिति में योगदान प्रदान करना, और जो संसदीय गतिविधि है उसमें एक्टिव रहने के प्रोस्पेक्टिव से इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उस समय से ये स्टार्ट किया गया था, ताकि संसद में लोगों का मनोबल, एक्टिविटी जो है वो अच्छे तरीके से सारे कार्यों में पार्टिसिपेशन उनका रहे। अब बात ये आ जाती है, मैंने बता दिया कि अच्छा काम करने वाले सांसदों को पहचान देना, संसद में बहस नीति निर्माण को बढ़ावा देना, पारदर्शी जवाबदेही लाना, युवाओं में संसदीय प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का एक मोटिवेशन प्रदान करना, इसके तहत ये दिया जाता है। 17 सांसद को मिला है, 4 सांसदों को विशेष जूरी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अब 17 सांसद लिखना जो है वो संभव नहीं है, तो मैं बता दूं, रवि किशन जी को मिला है, सुप्रिया सुले जी को मिला है, निशिकांत दुबे जी को मिला है, अरविंद सावंत जी को मिला है, ये प्रमुख पुरस्कार। जिसमें से अगर जूरी पुरस्कार की बात करें तो जूरी पुरस्कार को आप याद रख सकते हो, भारती हरि महताब भाजपा के हैं, NK प्रेमचंद RSP के हैं, सुप्रिया सुले NCP की है, और श्रीरंग बारणे शिवसेना के हैं। इन दोनों को स्पेशल जूरी का पुरस्कार मिला है, इन चारों को। अब स्टैटिक पोर्शन आ जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने व्यापम का नजरिया देखा होगा, वनडे एग्जाम का नजरिया देखा होगा, कूट पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है, तो हम डिटेलिंग वे पे इस प्रकार से स्टैटिक पोर्शन में जाएंगे। ठीक है, संसद भारत सरकार का एक विधायी अंग है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को मैं नोट आउट करते जाऊंगा।
जो देश में कानून बनाने का काम करता है। सीधा सीधा याद रखिएगा, ये जो विधायी अंग है कानून बनाने का कार्य करता है। कूट पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है और कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये हमें जानना जरूरी है। ऐसी चीज़ों को अपने रोजमर्रा में लेकर आएंगे तो प्रैक्टिस होते जाएगा, तो और परिपक्व होते जाएंगे आप, ठीक है। जिसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों का सदन कहलाता है और राज्यों की परिषद जो है वो राज्यसभा कहलाता है। उच्च सदन निम्न सदन के रूप में, उच्च सदन राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को। और इस संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। संसद सरकार का एक ऐसा अंग है जो कानून बताता है। मैंने बताया द्विसदनीय व्यवस्था है भारत सरकार में, 2 सदनों से मिलकर बनी है ये। लोकसभा, यह सदन सीधे जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बना जाता है, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा, यह सदन राज्यों के प्रतिनिधित्व करता, इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं अलग अलग क्षेत्र से। और बता दूं कि आप लोगों के लिए चलिए एक प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, एकदम बच्चों वाला प्रश्न है। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, इसका आंसर आप बताएंगे अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति, भारत सरकार का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यहां तक कि हमें पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 में जब भारत का गणतंत्र जो है बना, उस समय इसे स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति नेतृत्वकर्ता होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है वर्तमान में। राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा जी जो है राज्यसभा के सदन के नेता है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 788 सीट है संसद की, जिसमें 245 राज्यसभा और 543 लोकसभा के सदस्य हैं। अब सवाल ये आता है कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, मैंने खुद ही आपको आंसर बता दिया, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, पर भी से बता दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल आपका HX मतलब फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महज 19 साल की ये लड़की है जिनका नाम है दिव्या देशमुख। और मैं बता दूं कि इन्होंने टॉप 1 रैंक भारत में महिला ग्रैंड मास्टर की टॉप रैंकर कोनेरू हम्पी को हराकर इतिहास रच दिया है मेरे प्रिय साथियों। 19 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी 28 जुलाई 2025 को इतिहास रच दिया है। उन्होंने अनुभवी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हरा दिया है। शानदार प्रदर्शन, उभरता हुआ सितारा है ये। 4थे रैंक में है अभी वर्तमान में, जो कि सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बन गई है। क्या नाम है इनका? दिव्या देशमुख को सलाम है भैया, ठीक है। चलो, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, याद रखिएगा। जीवन में उम्र से संबंधित टेंशन नहीं लेना चाहिए। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों में आयोजित कराया जा रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में कराया जा रहा है। और ये जो अभ्यास है मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास है, सेना बल मतलब कि थल सेना से संबंधित यह अभ्यास होगा। जोधपुर राजस्थान में होगा 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक। 14वां संस्करण है। लास्ट संस्करण जो है वो जोधपुर में ही हुआ था 6 से 13 मार्च 2023 में, ठीक है। तो ये 14वां संस्करण है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक दूसरे के देशों को के तालमेल को बेहतर बनाना, एक दूसरे देश को जो है सहयोग प्रदान करना, आपका नई टेक्निक्स जो है वो प्रदान करना एक दूसरे को, किस प्रकार से युद्ध स्थल में एक साथ कार्य किया जा सकता है, किस प्रकार से कार्य को जो है एक दूसरे से अडॉप्ट किया जा सकता है, क्या आपके पास अच्छी तकनीक है, क्या हमारे पास अच्छी तकनीक है, इन चीज़ों का साझा इस अभ्यास में होता है, ठीक है। चलो, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। भारत और सिंगापुर में जो अभ्यास होता है, मैं एक एक पढ़ने के लिए जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में सिम्बैक्स नौसेना अभ्यास मैंने बताया था, सेना अभ्यास अभी हमने बात की है। क्या नाम है इसका? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा संगठन वर्ष 2026 तक
NAVIC प्रणाली को मजबूत करने के लिए, यानी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए NVS 030405 उपग्रह प्रक्षेपित कर रहा है, तो वो है इसरो। इसरो का टारगेट ये है कि हमारी नेविगेशन, मतलब कि हमारा जितना भी सैटेलाइट से हम GPS ट्रैक करते हैं उसको बेहतर बनाना, नागरिकों के लिए बेहतर होगा, सेना रणनीति उपयोग के लिए कार्य किया जाएगा, 20 मीटर से बेहतर स्थान की सटीकता हो जाएगी हमारे पास, 40 नैनोसेकंड के भीतर समय सटीकता इसमें प्रदान की जाएगी, और साथ ही साथ हम आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत और सीमाओं में 1500 किलोमीटर तक सटीक लोकेशन देने का कार्य करेगा GPS जो है। 7 उपग्रह होंगे, है ना, जो कि इसका कार्य करेंगे। बस यही है, और बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, विशेषता में मैंने बता दी है सारी चीजें कि मेन आत्मनिर्भर बनने के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। भारत की एक स्वदेशी प्रणाली है। हाल ही में भारतीय सेना के सुरक्षा बलों ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया जिसमें श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। हर हर महादेव, ऑपरेशन महादेव चालू किया। महादेव पर्वत श्रेणी में जो है इसका कार्य किया है ना, ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। इसमें से जो एक बहुत ही खतरनाक आतंकी जिसका नाम मूसा था, ये भी जो है जो मारा गया, जो कि पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड बताया गया था। तो इसको भी निपटा दिए। हमारे भारतीय सैनिकों को सलाम है ऑपरेशन महादेव के तहत। और महादेव इसीलिए कहा गया है क्योंकि महादेव पीक में इसका कार्य किया गया है, तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, 28 जुलाई को लिडवास में जनरल एरिया में ये हुआ था आतंकवादियों का सामना, तो उसमें फिश। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। DRDO के द्वारा ULPGM V3 प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल तैयार किया गया है और लॉन्च किया गया है। जो रूट सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बैट्समैन बन गए हैं जो सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। मालदीव के साथ भारत का एक समझौता हुआ है जो कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। ट्रेसर्स मिशन के तहत नासा जो है वो अंतरिक्ष मौसम की रक्षा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षमता को समझने के लिए कार्य करने जा रहा है। हाल ही में निम्न में से किसे GP बिड़ला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपको आंसर देना है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन इससे पहले एक प्रश्न और देख लिए। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, पाकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, या पक्की होगा, वो पाकी नहीं होगा, पक्की मिट्टी होगा, पुरातात्विक खोदाई है, उपरोक्त सभी है, आप जरूर बताइएगा। हमारा सत्र अब यहाँ कंप्लीट होता है, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।